हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लक्ष्य। आज हम लोग बीटेक थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, शॉर्ट में जिसको आप EMFT भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये जो आपका सब्जेक्ट है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये बीटेक का या फिर कह लीजिए आप होल इंजीनियरिंग का, चाहे आप आगे गेट एग्जाम देंगे या किसी PSU का एग्जाम देंगे, ESE एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, तो सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका। ठीक है, साथ ही साथ आपके बीटेक में जो सारा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में EMFT एक टफेस्ट सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। ठीक है, साथ ही जो आपका गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम में भी लगभग आपको इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल वालों के लिए लगभग EE और ट्रिपल ई और ट्रिपल ई वालों के लिए लगभग 4 to 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन सर? 4 से 5 क्वेश्चन हर साल गेट एग्जाम में इसे पूछा जाता है। वहीं जो EC वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उस EC वालों को लगभग 8 से 10 क्वेश्चन गेट एग्जाम में इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं कि एग्जाम ये सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है आपका ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है सर, ये सब्जेक्ट आपका प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपको थ्योरी कम और ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। सारे थ्योरी पे न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक, ये जो सब्जेक्ट है, ये 12th फिजिक्स का, किसका? 12th फिजिक्स का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, 12th में अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो उस 12th फिजिक्स का क्या है, बहुत एडवांस वर्जन है। उसमें आप कम पढ़े हैं, यहाँ पे आपको वो चीज प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जाएगा कि कैसे वेव जनरेट होता है, कैसे फ्लक्स जनरेट होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, कैसे वो कट करता है, सब चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा EMFT सब्जेक्ट में। ठीक है, अब ये जो EMFT सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस में सर क्या क्या पढ़ना है? तो इसके सिलेबस में, आपके सिलेबस में टोटल 7 यूनिट दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं और जो ट्रिपल ई वाले हैं, डबल ई और ट्रिपल ई वाले दोनों के लिए 7 यूनिट इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। ठीक है, जो EC वाले होते हैं उनको 2-3 टॉपिक ज्यादा पढ़ना होता है, लेकिन डबल ई और ट्रिपल ई वालों को थोड़ा कम पढ़ना होता है। अब उस 7 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि उस 7 यूनिट में क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इज वेक्टर कैलकुलस, रिव्यू ऑफ वेक्टर कैलकुलस। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली वेक्टर के बारे में जानना है। वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग। वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर क्या होता है, फिर स्केलर वेक्टर क्या होता है, टेंसर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा में जाएंगे, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसी चैप्टर में आप देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग पॉइंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको 3 चीज बताएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी चैप्टर में आपको बताया वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन जानेंगे, इंटीग्रेशन जानेंगे, वेक्टर ऑपरेटर जानेंगे, डेल जानेंगे, ग्रेडियंट जानेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, कर्ल क्या होता है वो जानेंगे। आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि वेक्टर का डाइवर्जेंस इतना है तो कर्ल्स ऑफ वेक्टर निकालिए, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी चैप्टर हम लोग देखेंगे इंटीग्रल थ्योरम ऑफ वेक्टर, वेक्टर का इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर। इसी चैप्टर में हम लोग वेक्टर का कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि आखिर कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, सबके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है, ये वेक्टर अलजेब्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर अलजेब्रा समझ लीजिए पूरा कंप्लीटली आप अच्छे से पढ़ लिए, समझ गए, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो लगभग आधा EMFT तो यही ले लेता है। ठीक है, अगर ये है मतलब पूरा EMFT का एक बेसिक है वेक्टर अलजेब्रा, ये पढ़ लिए, ये खत्म हो गया तो मतलब 50% EMFT खत्म हो गया। इस
वेक्टर अलजेब्रा में आपको वेक्टर का अलग अलग चैप्टर करके दिया है, लेकिन इसमें 3-4 चैप्टर सिर्फ वेक्टर का आता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर तो आपको वेक्टर कैलकुलस दे दिया, तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कन्वर्जन, कर्ल, डाइवर्जेंस, डेल सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट क्या है सर? सेकंड इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड यूनिट में बेसिकली हम लोग को क्या करना है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, उसको कहां पे यूज करते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी चैप्टर में आपको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लगभग आपको टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, किस किस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका थर्ड मॉड्यूल है सर, जो आपका थर्ड चैप्टर है, उस थर्ड चैप्टर में है कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो आपका चार्ज होता है, ठीक है, उस कंडक्टर में कैसा होता है, डाइलेक्ट्रिक में कैसा होता है, कैपेसिटेंस में कैसा होता है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले करंट एंड करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट, करंट के एकदम बेसिक रूल में जाएंगे, एकदम डेप्थ में देखेंगे करंट को। करंट डेंसिटी को आप जानते हैं, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं, तो करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी चैप्टर में ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पॉइंट फॉर्म में होगा। कंटिन्यूटी ऑफ करंट, बाउंड्री कंडीशन ऑफ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए जो आपका कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटेंस है, उसका बाउंड्री कंडीशन होता है। बाउंड्री कंडीशन बोले एक लिमिटेशन। ठीक है, तो क्या बाउंड्री कंडीशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन। आपके गिट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, इसी चैप्टर में देखेंगे परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन, पॉइजन्स इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास, पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, ये सब आपका टॉपिक है। अभी आपको सब नया नया लग रहा होगा, कुछ कुछ आप सुने भी लग रहे होंगे, लेकिन एक बार जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो एक एक करके जब सारे टॉपिक्स में आएंगे, तो है तो बहुत टफ है सब्जेक्ट, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट समझ में अगर आने लगे, ठीक है, तो बहुत इजी लगता है। तो समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस रेगुलर क्लास, रेगुलर लेक्चर देखें, रेगुलर क्लास करें, प्रॉपर नोट्स बनाए, आपको एएमएफटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे, और साथ ही साथ आगे जब गेट एग्जाम में देंगे, तो वहां पे भी आपको ये जो मेरा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट एएमएफटी है, वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर इज स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ चैप्टर क्या है सर? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे फोर्थ चैप्टर इज स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या है सर? बायो सावर्ट लॉ सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्केलर एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। बेसिकली पूरा ये मैग्नेटिज्म के बारे में है। इसको आप ये जो दो चैप्टर है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, इसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 4 एंड 5 पूरा आपका मैग्नेटिज्म के बारे में है। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कहते हैं। फिर आप वही चैप्टर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल एंड इंडक्टेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप याद कीजिए, इससे पहले वाले चैप्टर में आपका कैपेसिटेंस था। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, कूलॉम्स लॉ है, और नेक्स्ट आ जाइए कंडक्टर में कैपेसिटेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसको आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो आपका चैप्टर 4 एंड 5 है, इसको मैग्नेटोस्टैट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? दिस इज मैग्नेटोस्टैट्स। इसमें बेसिकली
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक चैप्टर मॉड्यूल 5 मैग्नेटिक फोर्स मटेरियल एंड इंडक्टेंस। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली आपको फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट्स, नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, मैग्नेटिक सर्किट, इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद कीजिए, आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, आपका बाउंड्री कंडीशन होता है। तो उसी तरीके से आपका जो इंडक्टेंस है, ठीक है, जो आपका बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसमें भी क्या होता है सर, बाउंड्री कंडीशन होता है। तो बाउंड्री कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस के टर्म्स में भी और इंडक्टेंस के टर्म्स में भी। हम लोग चैप्टर में आएंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन आखिर कौन सी बला का नाम है। ठीक, तो आपका ये दो चैप्टर मैग्नेटोस्टैटिक्स में आ जाता है और ऊपर का चैप्टर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। फर्स्ट वाला वेक्टर अलजेब्रा हो गया। आप अगर वेक्टर कैलकुलस हो गया फर्स्ट चैप्टर, अगर यहाँ टोटल 5 चैप्टर को आप ले लें तो बेसिकली ये वेक्टर ही है सारा। ठीक, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 6 है, वो चैप्टर 6 है टाइम वेरिंग फील्ड एंड मैक्सवेल इक्वेशन। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, अभी तक जो हम लोग चैप्टर 5 तक देखे, वो हमारा टाइम वेरिंग नहीं था, नॉन टाइम वेरिंग था, स्टैटिक फील्ड था। कौन सा फील्ड था, स्टैटिक। लेकिन अब जो हमारा चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वो चैप्टर 6 में बेसिकली टाइम वेरिंग फील्ड देखने को मिलेगा। और जहां पे टाइम वेरिंग फील्ड आ जाता है, वहां पे हम लोग ईएफटी में एक इक्वेशन पढ़ते हैं और उस इक्वेशन का नाम होता है मैक्सवेल इक्वेशन। आपको स्टैटिक फील्ड में मैक्सवेल इक्वेशन नहीं दिखेगा। मैक्सवेल इक्वेशन कहां पे दिखता है, टाइम वेरिंग फील्ड में। ये आपको ऑब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो किस फील्ड में कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है वो जनरली जो टाइम वेरिंग फील्ड है उसमें कैलकुलेट किया जाता है, स्टैटिक फील्ड में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट, पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मोशनल इलेक्ट्रोमीटर फोर्स एंड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, एंड द लास्ट चैप्टर इज, लास्ट मॉड्यूल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लास्ट चैप्टर क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और साथ ही साथ स्टैटिक फील्ड भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी। तो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दोनों मिल के वेव जनरेट करता है। आप 11th आपको 12th में भी पढ़ाया गया होगा कि स्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर क्या जनरेट करता है, वेव। ठीक है, वेव जो आप देखते हैं वैसे जो जाता है कुछ इस तरीके से धाए धाए करके निकल रहा है, तो क्या है, आपका वेव है। तो उस वेव के लिए हम लोग को दोनों फील्ड का रिक्वायरमेंट है। तो दोनों फील्ड के को यूज करके कैसे वेव को जनरेट किया जाता है, इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन, यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स, मैक्सवेल इक्वेशन इन फेजर फॉर्म, प्लेन वेव इन फ्री स्पेस इन होमोजेनियस मटेरियल, वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम, प्लेन वेव्स इन लूजी डाइलेक्ट्रिक, प्रोपगेशन इन गुड कंडक्टर्स, स्किन इफेक्ट, पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में अक्सर पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में पूछा जाता है कि पॉइंटिंग थ्योरम को प्रूफ कीजिए। तो सबके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये आपका टोटल 7 मॉड्यूल है जो कि EE और EC वालों को पढ़ना होता है। सॉरी, EE और EEE वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। जो इलेक्ट्रॉनिक्स, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनको ये 7 चैप्टर तो पढ़ना ही होता है। इसके अलावा उन लोग को 3 चैप्टर और होता है। उस 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है सर? तो इसके अलावा वो लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, इसके अलावा जो तुम लोग का 3 चैप्टर है, फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में आप जानते हैं कि पैरामीटर्स होता है R, L, C एंड G, मतलब रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस। तो उसके बारे में रिलेशन दिखाया जाता है वेक्टर की मदद से। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर इसमें आता है ट्रांसमिशन लाइन के बाद, वो है आपका वेव गाइड। क्या है सर? वेव गाइड। तो वेव गाइड आप
इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना है। और चैप्टर थर्ड जो है वो चैप्टर थर्ड है एंटीना। क्या है सर? एंटीना। एंटीना के बारे में भी डबल ई वालों को नहीं पढ़ना है, ईसी वालों को पढ़ना है। ये जो वेव गाइड है, इस वेव गाइड में ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रोवेव और एक होता है ओएफसी। ओएफसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर जो है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड एंड एंटीना, ये ईसी वालों को एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, क्योंकि ईसी वालों को एक सब्जेक्ट के ब्रांच में पढ़ा जाता है कम्युनिकेशन, तो इसलिए उन लोग को ये चीज एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल वालों को कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल वालों को ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम आपको जब पढ़ाएंगे तो सातों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये जो तीन चैप्टर है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड एंड एंटीना, इसका एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप सेमेस्टर में तो 7 चैप्टर पढ़ के आराम से एग्जाम देके अच्छा स्कोर कर ले। साथ ही जब आगे आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां पे भी अगर इस चैप्टर से आता है तो आप टिक कर सके। ऐसे तो कम ही चांस होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जो डबल ई वाले होते हैं और ट्रिपल ई वाले होते हैं उनको 4 से 5 क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन वहीं जो ईसी वाले होते हैं उनको लगभग 8 से 10 11 क्वेश्चन एएमएफटी से आता है। तो आपको 4 से 5 क्यों है? क्योंकि आपको कम पढ़ना है, और उसको 8 से 10 क्यों है? क्योंकि उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। वो लोग को 3 चैप्टर नहीं, आपका कह सकते हैं 4 चैप्टर बन गया, क्योंकि वेव गाइड में भी 2 टाइप है, माइक्रोवेव एंड ओएफसी। उन लोगों का लगभग 4 चैप्टर हो जाता है, इसलिए उन लोग को डबल पूछा जाता है, आप लोग को कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ा देंगे पूरा, जिससे आप एक सेफ पॉइंट पर है कि अगर एग्जाम में पूछता है तो वहां पे हम लोग टिक कर सके। ठीक है, इसमें प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें रेफरेंस आप बुक्स कौन कौन सा ले सकते हैं, तो बुक्स के लिए आप 2 बुक हम यहाँ पे दिए हैं आपको रेफरेंस में, लेकिन आप इसमें एक बुक ये वाला जो है एवेनो साडोकू की, वो एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये बुक आप खरीद सकते हैं। खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ईएमएफटी बुक बाय साडोकू, तो आपको वहां पे मिल जाएगा उसका पीडीएफ, आराम से आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप खरीदना चाहें तो खरीद ले, और नहीं खरीदना चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहां से रेफरेंस देख सकते हैं सर? तो अगर आपके पास क्लास 12 का एनसीईआरटी का फिजिक्स है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास एससी वर्मा का फिजिक्स का बुक है उसको भी आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, एससी वर्मा। इसके बाद इस सब्जेक्ट में आपको कुछ जेई के लेवल का, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आईआईटी के लिए होता है, जेई के लेवल का आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आपको इजी लगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट का टेंशन छोड़ दीजिए, आप आराम से बस लेक्चर टाइम डेली अपलोड होगा, डेली देखते जाइए, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आपको लेक्चर मिल जाएगा, डेली आप देखते जाइए, एक लेक्चर भी आप डेली देखेंगे तो आप एग्जाम से पहले बड़े अच्छे से इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया होगा, आप जान चुके होंगे कि आखिर क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है और आगे ये कितना फायदा देने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट क्लास के साथ। हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।